हेलो, गुड इवनिंग गाइस। मैं आपका होस्ट आपका आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। जैसा कि हमारी टैगलाइन है ओनली स्टडी नथिंग एल्स, तो हम उसी से आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने कल समाप्त किया था। मैंने कल आपको बताया था द अटैक ऑफ तैमूर, तैमूर का आक्रमण। देखिएगा, तैमूर का पूरा नाम तैमूर लंग था। इसने 1398 1398 में भारत के ऊपर आक्रमण किया था। तैमूर लंग सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया का एक आक्रमणकारी योद्धा था जिसका मेन मकसद भारत में प्लंडर या लूटपाट करना था। मध्य एशिया में उज़्बेकिस्तान जो कंट्री है आज आपकी, उज़्बेकिस्तान से आए थे तैमूर लंग 1398 में, जिसने इस समय भारत पर आक्रमण किया। उस समय भारत पर तुगलक वंश का राज था और तुगलक वंश के उस समय राजा थे नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नसरुद्दीन महमूद तुगलक। जब 1398 में इसने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो इसने सबसे सॉफ्ट टारगेट भारत के रिलीजियस शहरों या धार्मिक स्थलों को बनाया। बेसिकली तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में काशी, मथुरा, वृंदावन और इसी के साथ साथ हरिद्वार जैसे शहरों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया था तैमूर लंग के आक्रमण के समय। तैमूर लंग के इन आक्रमणों में उसकी सबसे अधिक सहायता उसके एक सेनापति ने की और उसके सेनापति का नाम था खिज्र खां। देखिएगा, तैमूर का भारत पे आक्रमण करने का एक ही पर्पज़ था और वो था प्लंडर या लूटपाट। और जब उसने लूटपाट की तो इस लूटपाट में खिज्र खां जो कि उसका सेनापति था, उसने तैमूर का साथ बहुत ज़्यादा दिया। जब तैमूर यहाँ से लूटपाट करके वापस उज़्बेकिस्तान के लिए निकले तो वो अपने जीते हुए साम्राज्य में बेसिकली दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर को सौंप कर चले गए खिज्र खां को। और इसी खिज्र खां ने आने वाले समय में मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर को मिलाकर के दिल्ली सल्तनत के चौथे वंश की स्थापना की, जिस वंश का नाम था सैयद वंश। देखिएगा, सैयद वंश चौथा वंश था दिल्ली सल्तनत का। 37 ईयर्स तक रूल किया है। 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक रूल किया है सैयद डायनेस्टी ने। सैयद डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो ये दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला एकमात्र शिया वंश था। देखिएगा, मुसलमान दो होते हैं, शिया और सुन्नी। शिया वो होते हैं जो हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहिब की शिक्षाओं को मानते हैं। बेसिकली हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहिब वो हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना या इस्लाम धर्म की नींव रखी थी। लेकिन हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहिब की मृत्यु हो जाने के बाद और उनकी जगह पर इस्लाम धर्म के नए खलीफा बनाए गए उनके दामाद, जिनका नाम था अली हुसैन। अली हुसैन की शिक्षाएं अपनी ससुर की शिक्षाओं से बिल्कुल अलग थी। यही रीज़न था कि बहुत से लोग जो आज भी अली हुसैन की शिक्षाओं को मानते हैं वो सुन्नी कहलाते हैं, और जो हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहिब की शिक्षाओं को मानते हैं वो शिया कहलाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला एकमात्र शिया वंश कहलाया सैयद वंश। सैयद वंश के फाउंडर या संस्थापक का नाम था खिज्र खां। खिज्र खां जो थे, इनका टाइम पीरियड 1414 से लेकर के 1421 तक रहे हैं। खिज्र खां ने कभी भी अपने आप को राजा डिक्लेयर नहीं किया। ही टुक द टाइटल ऑफ रैयत आला। इसने एक उपाधि ली और वो उपाधि थी रैयत आला। रैयत आला का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, या हिंदी में इसे कह देते हैं प्रतिनिधि। खिज्र खां ने हमेशा अपने आप को भारत में तैमूर का प्रतिनिधि बताया या उसका रैयत आला बताया। उसने कभी भी अपने आप को राजा डिक्लेयर नहीं किया। जब तक वो रहा 1421 तक, यहाँ से जितना भी रिवेन्यू जनरेट होता था उस टैक्स को कलेक्ट करके वो सेंट्रल एशिया में तैमूर को भेज देता था।
उसने कभी भी अपने नाम के सिक्के नहीं छपवाए और कभी भी अपने नाम का फतवा नहीं पढ़वाया। मतलब उसने बेसिकली राजा जैसे कोई काम नहीं किए। वो तैमूर के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भारत में काम करता रहा और ये उसका टाइम पीरियड रहा 1421 तक। उसकी डेथ होने के बाद उसके बेटे को राजा बनाया गया जिसका नाम था मुबारक। 1421 से लेकर के 1434 तक राजा रहे हैं मुबारक। देखिएगा, कई बुकों में आपको इसका नाम लिखा मिलेगा मुबारक शाह। मुबारक इसका पूरा नाम था और शाह का इसने टाइटल या हिंदी में शाह की इसने उपाधि ली थी, इसीलिए कई बुकों में आपको लिखा मिलेगा मुबारक शाह। इसी राजा ने यमुना नदी के किनारे एक नए शहर की स्थापना की जिस शहर का नाम इसने रखा मुबारकाबाद। मुबारक शाह धीरे धीरे तैमूर लंग की लिगेसी से बाहर आने लगा। इसने तैमूर और उसके बाद में आने वाले राजाओं को टैक्स देना बंद कर दिया। इसने अपने नाम के फतवे पढ़वाए और अपने नाम के सिक्के जारी किए। मतलब धीरे धीरे इसने एक स्वतंत्र राजा के रूप में राज करना शुरू कर दिया। इसके बाद अगले राजा बने मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1434 से लेकर के 1443 तक राजा रहे हैं। इनका कोई इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। इससे अगले राजा रहे हैं हमारे अलाउद्दीन शाह। अलाउद्दीन शाह इस वंश के अंतिम राजा हैं जो 1443 से लेकर के 1451 तक राजा रहे। इतिहास में सैयदों को किस चीज़ के लिए याद किया जाएगा? चूँकि मैंने आपको पहले ही बताए सैयद शिया मुस्लिम थे और शिया लिबरल या उदार बहुत ही ज़्यादा होते हैं। यही रीज़न था कि इनकी उदारता का फ़ायदा आसपास के राजाओं ने उठाना शुरू किया। सैयद वंश जो कि उस समय भारत में राज करता था, ये इतने लिबरल राजा थे कि इन्हीं के टाइम पीरियड में छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होने लग गई और इन्होंने कभी भी उन राजाओं का विरोध नहीं किया। यही रीज़न था कि धीरे धीरे सैयद डायनेस्टी का एरिया या इनका क्षेत्रफल धीरे धीरे कम होता गया और 1451 में अफ़गानिस्तान के एक राजा जिसका नाम था बहलोल लोधी, उसने अलाउद्दीन शाह को हरा करके एक नई वंश की स्थापना की जिस वंश का नाम था लोधी वंश। देखिएगा, लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 तक रहा है। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाती है। पहले राजा रहे हैं बहलोल लोधी जो 1451 से लेकर के 1489 1489 तक राजा रहे। देखिएगा, बहलोल लोधी बेसिकली अफ़गानिस्तान से थे, इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला पहला अफ़गान वंश कौन सा रहा है? लोधी वंश। और लोधी वंश के संस्थापक रहे हैं बहलोल लोधी। इन्होंने अलाउद्दीन शाह को हरा करके 1451 में लोधी वंश की स्थापना की। बहलोल लोधी हिस्ट्री में एक ऐसे राजा रहे हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक राज किया। याद रखिएगा, 38 ईयर्स सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर, सबसे लंबा कार्यकाल रहा है बहलोल लोधी का। और इसके इतने लंबे कार्यकाल होने का सबसे बेहतरीन जो एग्जाम्पल रहा है वो रहा है राजा का लिबरल नेचर, राजा का उदार दृष्टिकोण। ही नेवर सिट ऑन हिज थ्रोन। राजा कभी भी अपने सिंहासन पर नहीं बैठे। ही ऑलवेज सिट अमंग हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। वो हमेशा अपने प्रतिनिधियों के बीच में बैठते थे और राजा को अगर ये लगता था कि उसके कोर्ट में या उसके दरबार में जो भी उसके प्रतिनिधि या लोग हैं वो खड़े हैं तो राजा कभी भी नहीं बैठा, राजा भी उनके बीच जाके खड़ा हो जाता था। इसकी कुछ इसी उदारता के कारण कभी भी 38 साल के एक लंबे टाइम पीरियड तक लोगों ने इसका विरोध नहीं किया और राजा अनअपोज्ड इतने लंबे समय तक राज करता रहा। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा समय तक राज करने का क्रेडिट जाएगा बहलोल लोधी को। बहलोल लोधी ने बहलोल क्वाइंस, बहलोल नाम के सिक्के चलवाए और चूंकि इसके इतने लंबे कार्यकाल के दौरान कभी भी इसका किसी ने विरोध नहीं किया, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से 38 ईयर्स तक लोधी वंश में रूल करता रहा। बहलोल लोधी की डेथ होने के बाद इसके बेटे को नया राजा बनाया जाता है जो कि था सिकंदर लोधी। 1489 1489 से लेकर के 1517 तक राजा रहे हैं हमारे सिकंदर लोधी। देखिएगा, सिकंदर लोधी की अगर मैं बात करूं तो सिकंदर लोधी ने
1504 में एक नई शहर की स्थापना की यमुना नदी के किनारे, जिस शहर का नाम था आगरा। और 1506 में इसी राजा ने आगरा को अपनी कैपिटल, या इसने आगरा को अपनी क्या बनाया, राजधानी। तो याद रखिएगा, आगरा की स्थापना यमुना नदी के किनारे की सिकंदर लोधी ने। दूसरा, अगर मैं सिकंदर लोधी की बात करूं तो सिकंदर लोधी के समय भारत में सबसे अधिक रिलीजियन कन्वर्जन, या हिंदी में धर्म परिवर्तन हुए। इसने बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने को मजबूर किया। यही रीज़न था कि लोगों ने इसका कई जगह पर विरोध भी किया। अगर मैं बात करूं तो रिलीजन कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन, इसने सबसे ज़्यादा किया। लैंड या भूमि को नापने के हमारे पास आज अलग अलग स्केल या अलग अलग पैमाने हैं। बेसिकली हम कह देते हैं कि हमारा कितने गज़ का प्लॉट है। ज़मीन को नापने का गज़े सिकंदरी, एक भूमि को नापने का पैमाना, जिसे आज हम पॉपुलरली, जिसे आज हम गज़ के नाम से जानते हैं, गज़े सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी, सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी की अगर मैं बात करूं तो सिकंदर लोधी बहुत ही बेहतरीन कवि थे। वो पोएम्स या कविताएं बहुत ही ज़्यादा लिखते थे, लेकिन कविता लिखने के लिए वो अपने पेन नेम, अपने एक उपनाम का इस्तेमाल करते थे, जो उपनाम था गुलरुख। याद रखिएगा, कई बुकों में आपको एक गुलरुखी देखने को मिलेगा। तो गुलरुखी या गुलरुख, ये पेन नेम था। पेन नेम बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई राजा कविता वगैरह लिखता है तो वो अपने वास्तविक नाम का इस्तेमाल ना करके अपने उपनाम का इस्तेमाल करे, तो वो गुलरुख या गुलरुखी के नाम से क्या लिखता था, कविताएं। बेसिकली इसने नागरकोट में स्थित ज्वालामुखी मंदिर में बहुत ही बड़ी मात्रा में लूटपाट की, और मूर्तियों को तोड़कर, ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर उसे मांस तौलने वाले कसाईयों के बीच बांट दिया। याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं, ये इतना कट्टर था कि ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से, कसाईयों से मांस तुलवाता था। यही रीज़न था कि लोग इसका अपोज या विरोध बहुत ही ज़्यादा करते थे। गले में इन्फेक्शन होने की वजह से 1517 में इसकी मृत्यु हो गई। 1517 में इसकी मृत्यु होने के बाद और लोधी वंश के अंतिम राजा बने इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर के 1526। याद रखिएगा, इब्राहिम लोधी की अगर मैं बात करूं तो इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत के एकमात्र ऐसे राजा रहे हैं जिनकी युद्ध के क्षेत्र में मृत्यु हो गई। 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध। और पानीपत के पहले युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी, बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया। और अगर मैं बात करूं इब्राहिम लोधी क्यों हारा, देखिएगा, हिस्ट्री में एक कहावत है कि घर के विभीषण ही लंका ढाते हैं, और सेम ऐसा ही हुआ। इब्राहिम लोधी के चाचा, इब्राहिम लोधी के चाचा जिनका नाम था आलम खां, आलम खां ने पंजाब के राजा दौलत खां लोधी और राजस्थान के राणा सांगा के साथ मिलकर इब्राहिम लोधी के खिलाफ बाबर को आक्रमण करने का न्योता दिया। और जिस दिन 21 अप्रैल 1526 को जब बाबर ने इब्राहिम लोधी पर आक्रमण किया, तब इसकी सेना, इसके चाचा और इसके सेनापतियों ने ही राजा का साथ नहीं दिया, और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी की हार हुई। और इसी तरीके से दिल्ली सल्तनत की समाप्ति, और दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के साथ साथ ही भारत में मुग़ल काल या मुग़ल एज की शुरुआत हुई। याद रखिएगा, भारत में मुग़ल 1526 से लेकर के 1857 तक रहे। ठीक है, आई होप कि जो आज हमने पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप प्लीज़ कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब या ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने से हमारा मोराल अप होता है, और हम बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो कमेंट हमारे आस
हमारे पास अभी तक आए हैं, उससे हमको काफ़ी हमारे चैनल के बारे में रिव्यूज़ मिले हैं और इन्हीं सभी रिव्यूज़ को लेकर के हम एक कल बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने के लिए जा रहे हैं। आई होप वो आप सब लोगों के लिए बेनिफिट होगा, वो उन सब के लिए भी बेनिफिट है जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो उन सब के लिए भी बेनिफिट्स है जो टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और साफ शब्दों में कहूँ तो 8 साल तक मैंने हरियाणा के लिए स्टूडेंटों को काफ़ी पढ़ाया है, तो हरियाणा की बहुत डिमांड्स है कि भाई हरियाणवी में पढ़ाओ मास्टर जी। तो हरियाणा वालों के लिए भी हम कुछ कल लेकर के आएंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।